नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। दो ऐसी खबरें सामने आई हैं जिस पर अब मन में सवाल खड़े होते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने जिस हिसाब से मोर्चा खोला है, ममता बनर्जी भी पलटवार कर बैठी हैं। पूरा देश ऐसी आशा करता था कि यहाँ से कम्युनिस्ट जाने के बाद हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति समाप्त हो जाएगी, मगर हुआ उल्टा। আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। इस रिपोर्ट पर हम बाद में आते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या वाकई में हदें पार कर दी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक हेडलाइन जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां इंडिया टीवी की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग की शिकायत लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस, बीजेपी ने साधा निशाना। हाईकोर्ट में दरअसल चुनाव आयोग के खिलाफ केस करते हुए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि बिहार चुनाव को रद्द कर दीजिए और दोबारा से चुनाव कराइए। ये तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये पटना हाईकोर्ट के बाहर जो खड़े हैं कुछ नेता हैं, कांग्रेस के हैं, ऋषि मिश्रा, प्रवीण कुशवाहा और अमित टुन्ना हैं। ये सब कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि यह जो केस हाईकोर्ट में किया गया है, क्या राहुल गांधी द्वारा लगातार भाषणों में जोश भरने के कारण किया गया है? और अगर वाकई में कांग्रेस सीरियस है, वाकई में चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन या पार्टी चाहती है, तो पॉजिटिवली कोर्ट में लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा रही है? अब आप कहेंगे भाई पटना हाईकोर्ट में केस तो किया, अब तो आगे कोर्ट को तय करना है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, इंडिया टीवी ने क्लियरली लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 45 दिन के बाद बिहार कांग्रेस ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यही सारा खेल गुड़ गोबर हो जाता है। क्यों? 45 दिन एक ग्रेस पीरियड होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए कि आप इसके भीतर चुनाव आयोग को चैलेंज कीजिए। और जिन लोगों ने केस पटना हाईकोर्ट में दर्ज कराया है वो सब विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जैसा कि रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और ऐसे में 45 दिन के बाद आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर क्या साबित करना चाहते हैं? या मजाक नहीं है तो और क्या है? क्या इनका केस हाईकोर्ट में 2 मिनट भी टिक पाएगा? क्या हाईकोर्ट के जज इन्हें फटकारेंगे नहीं? और चुनाव आयोग का हाथ मजबूत नहीं होगा? वो सीधे कहेगा कि हमने जो समय सीमा तय कर रखी है उसके बाद यह अदालत आ रहे हैं, मेरे पास भी नहीं आ रहे हैं। करना क्या चाहते हैं? बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस की नीयत इस वक्त चुनाव में हो रही गड़बड़ियों पर सिर्फ बयानबाजी करना है। ये लोग अदालतों में उतनी मजबूती से लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते हैं। 45 दिनों के भीतर तो चुनाव आयोग अपने नियम कानून से सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर देगा, कोई सबूत भी नहीं बचेगा। और ये लोग 45 दिन बीत जाने का इंतजार करते हैं, फिर चुनाव से जुड़ी शिकायतें लेकर हाईकोर्ट पहुंचकर कहते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजे को रद्द करके फिर से इलेक्शन करा दीजिए। क्या यह मीडिया में बने रहने के लिए किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी जो पब्लिक रैलीज में बोलते हैं, जो पार्लियामेंट में बोलते हैं, सबूत, दावे, तथ्य की बात करते हैं, उन सब के बावजूद वो खुद कोर्ट नहीं जा रहे? उनकी पार्टी में बड़े बड़े वकील हैं, वो अदालतों का दरवाजा खटखटा नहीं रहे? क्या वो यह महसूस नहीं कर पा रहे कि देखिए ना, 2 बड़े ऐसे केस जिसमें जनता ने, मीडिया ने ताकत लगाई तो सुप्रीम कोर्ट को विंटर वेकेशन बेंच बिठानी पड़ी। खुद सीजेआई साहब बैठकर दोनों बड़े केस में स्टे दिए, बड़ा फैसला किया। अगर जनता की ताकत काम कर सकती है तो ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, अगर वो वाकई में इस गड़बड़ी के खिलाफ मुहिम छेड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या अदालतें इनकी नहीं सुनेंगी?
राहुल गांधी जब भाषण दे देते हैं, जरा सुनिए ना आप भी। It's a deeper battle now than simply election. Fighting a battle for an alternate vision of India. This is what the BJP is proposing is essentially the elimination of the constitution, elimination of the idea of equality between states, elimination of equality between languages and religions, elimination of the idea of the central core of the constitution, which is that every individual should have the same value. When, for example, we see a BJP leader voting in Uttar Pradesh and then voting again in the Haryana election, BJP is saying is this guy is worth two people. That's our problem. That's not how the BJP sees it. The BJP views the institutional framework of India as belonging to them. They use it as a tool for building political power. There is an attack on the democratic system. Now, as the opposition, we have to find ways to counter this. It's not good enough for us to say, oh, there's a problem in the elections. We will deal with it. We are not fighting the BJP. You have to understand that. We are fighting their capture of the Indian institutional structure. तो सुन लिया आपने, राहुल गांधी रैलियों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर देते हैं, और ये कार्यकर्ता जब नींद टूटती है, ऐसे नेता पहुंच जाते हैं कोर्ट। क्या यह सब पार्टी के सलाह से किया जा रहा है? आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। यहां पर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आप इतने बड़े बड़े खुलासे करते हैं तो फिर आपके अभिषेक मनु सिंह भी हो या आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हो या बड़े बड़े वकील हो, इस मामले पर कोर्ट में लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वहीं अमित शाह और बीजेपी देखिए अपनी पॉलिटिक्स बहुत तेज कर चुके हैं। बंगाल में मोर्चा संभालने के लिए अमित शाह ने जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी को घेरा है, ममता बनर्जी भी एक पब्लिक रैली से अमित शाह पर हमलावर हो गई हैं। वो रिपोर्ट भी आपको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले बंगाल के एसआईआर के मसले को समझ लीजिए और घुसपैठिया वाले विवाद को समझ लीजिए। आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, एसआईआर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनको एसआईआर के दौरान मिले हैं। इसके उलट यहां पर सवाल यह भी उठ गया कि अमित शाह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की वजह से हम लोग घुसपैठिए को रोक नहीं पाते हैं, और इसको लेकर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए थे। जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। सुना आपने, ममता बनर्जी पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी के अभिषेक बनर्जी जो सांसद हैं, उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। अब फिर से एक डेलीगेशन लेकर वो सीईसी ज्ञानेश कुमार से मिलने जा रहे हैं और बंगाल में हो रही गड़बड़ियों की शिकायत लेकर जा रहे हैं। पारदर्शिता की कमी को लेकर वो आगे बढ़ने वाले हैं, मोर्चा खोलने वाले हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर को घेरने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार भी देख रहे हैं कि बंगाल में उन्हें एसआईआर के दौरान 30 लाख ऐसे वोटर मिले हैं जिनका नाम हार्ड कॉपी में तो है, ऑनलाइन दर्ज नहीं है। ऐसे में बंगाल में सवाल यह उठने लगा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों है?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो वेस्ट बंगाल हैं वो कह रहे हैं कि 2002 के वोटर लिस्ट को डिजिटाइज्ड करने में दिक्कत हो गई, जिसके कारण हार्ड कॉपी से नाम मैच नहीं हो रहा है। इस वजह से खबर आई कि चुनाव आयोग ने अनमैप्ड वोटर्स की सुनवाई रोक दी है। मतदाता सूची में तकनीकी दिक्कत को वजह बता दिया गया है। अब इसी ने यानी इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया है, मतलब एक विवाद अटक गया। ऐसे में बंगाल एसआईआर पर घमासान बढ़ चला है। चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर अब टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल सीईसी से बात करने वाला है और कई मुद्दों पर सवाल उठने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच जब अमित शाह ने एग्रेसिव होकर ममता बनर्जी को घेरा, टीएमसी पर सवाल खड़े किए। दरअसल अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के 300 से अधिक कार्यकर्ता जो हैं वो बंगाल में मारे गए हैं और इसके लिए टीएमसी को जिम्मेवार ठहराया। मित्रों, अब तक 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। 21 के चुनाव के बाद लगभग 3000 कार्यकर्ता विस्थापित बनकर आज भी अपने गांव में नहीं लौटे हैं। वो ममता जी मुख्यमंत्री की चैम्बर से तय करेगी क्या? ममता जी, जितना भी प्रताड़ना करना हो करो, बंगाल की जनता अब तय कर बैठी है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल की जनता बहुत इनोसेंट है, इन लोगों ने आज तक कभी किसी पर अटैक नहीं किया है। आपको इसका जवाब देना चाहिए। आप लोग बताइए कि अगर हम लोग चाह लें कि डिसरिस्पेक्ट आपका करना है तो हम लोग आपको होटल से भी बाहर निकलने नहीं देंगे। आप लकी हैं। ममता बनर्जी अमित शाह से कह रही हैं कि यू आर फॉर्चुनेट दैट वी आर स्टिल रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग यू, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अमित शाह को यह चेतावनी देकर ममता बनर्जी फिर से चर्चा में आ गई है। क्या वो वाकई में ऐसा कर देंगी? वो कह रही है कि हम लोगों ने अब तक इनका डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, ना ही कोई इरादा था। तो ऐसे में वार्निंग देना कि आप इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड ना करें, नहीं तो हम होटल से भी नहीं निकलने देंगे। क्या ममता बनर्जी इस तरीके के बयान से खुद के लिए नुकसान वाली स्थिति पैदा कर रही है? क्या उन्हें ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए? यह एक बड़ा सवाल यहां उठ खड़ा हुआ है। लेकिन दोनों स्थिति में खबर यही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस क्या सिर्फ आरोप लगाकर निकल जाना ही सही समझ रहे हैं? आज बहुत ही भारी मन से यह सवाल हम पूछते हैं। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी क्या वाकई में सही दिशा में लड़ाई लड़ रही हैं, या फिर वो भी चुनाव जीतने के लिए इस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं कि अमित शाह पर काफी हार्ड बोलकर खुद के लिए नुकसान जैसे हालात खड़े कर रही हैं? तो देखना होगा, समय सबका जवाब देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।